Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia, and today we will be discussing the third lecture of circles. बेटा सर्कल्स के टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द लाइन ऑफ द सर्कल का होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम टेंजेंट की डिफरेंट कंडीशंस, टेंजेंट के डिफरेंट केसेस, टेंजेंट के डिफरेंट पास्ट पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे होंगे। एक ऐसा टॉपिक जो कि डिफरेंट बड़ी यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और जब मैं बड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम लेता हूँ तो ऑब्वियसली नर्स्ट, यूईटी, फास्ट, जीआईकेआई, टॉप मोस्ट, वहां पे सबसे ज्यादा कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आते हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उन सब डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी कवर करें, और इस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करें जो कि एनईडी साइट के ऊपर जो सिंध लेवल यूनिवर्सिटीज है वहां पे भी बहुत ज्यादा आता है, और जो नस्ट वगैरह हो गई, यूईटी साइड हो गई, वहां पे भी बहुत ज्यादा ये टॉपिक पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है सर्कल के अंदर। मगर उससे भी पहले आपकी थोड़ी सी बेस बनाना जरूरी है। आप लोग इस बात से बिल्कुल एग्री करोगे कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, टेंजेंट लाइन, और आप सब लोग इस पूरी हेडिंग के अंदर से फिलहाल टेंजेंसी को गौर कर रहे होगे। मेरा बेटा सबसे पहले टेंजेंट लाइन क्या होती है उसको जल्दी से मैं कोई रिवीजन करवा देता हूँ। टेंजेंट के मायने क्या होते हैं? किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर अगर कोई लाइन जस्ट उस ज्योमेट्रिकल शेप को टच करते हुए जा रही होती है, इट कैन बी सर्कल, इट कैन बी पैराबोला, इट कैन बी हाइपरबोला, इट कैन बी इलिप्स, इट कैन बी एनी ज्योमेट्रिकल शेप, इट कैन बी एनी ज्योमेट्रिकल कर्व। अगर उस कर्व को एक पर्टिकुलर लाइन जस्ट टच करते हुए जा रही है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो टच कर रही होगी वो पॉइंट हमारे पास कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या फिर उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं। एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू जो पेपर में पूछा जाता है कि टेंजेंट लाइन और सर्कल या टेंजेंट लाइन और कर्व जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो बेटा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये सारी बातें पुराने लेक्चर्स के अंदर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं और आपको ये सारी बातें बहुत डिटेल में समझा भी चुका हूं। तो अब हम चलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द लाइन ऑफ द सर्कल के ऊपर। मेरा बेटा ऑल्दो आपको इसका सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ड्राइव करवा देता हूँ। सबसे पहले नंबर के ऊपर लेट सपोज आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल की इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। यानी कि मेरे पास एक सिंपल तरीके से सर्कल आ रहा है, मैंने उस सर्कल की इक्वेशन क्या ले ली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कर दीजिए, ऑब्वियसली आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और मेरे पास एक सिंपल सी टेंजेंट लाइन आ रही है, तो मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या कंडीशन होगी कि टेंजेंट लाइन इस सर्कल के साथ टेंजेंट बना रही होगी, तो हम उस कंडीशन को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि लाइन की इक्वेशन, हम हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है और लाइन की एक सिंपल जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस का c। मेरे पास ये जो इक्वेशन है किस चीज की है? इस टेंजेंट लाइन की आ रही है। और ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है किस चीज की आ रही है बेटा? ये इक्वेशन आ रही है सर्कल की। तो अब चूंकि हम कंडीशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से फाइंड करेंगे? आपने अपने बचपन से लेकर आज तक एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, इस फॉर्मूले को मैं भी पढ़ा चुका हूं अपने चैनल के ऊपर, और आप लोगों ने बेसिकली इंटर साइड के ऊपर पढ़ा हुआ भी होगा, इंटर ए लेवल साइड के ऊपर, ओ लेवल साइड के ऊपर, फेडरल साइड के ऊपर। पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू मॉड, ऊपर आती है इक्वेशन ए एक्स वन प्लस का बी वाई वन प्लस का सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सिंपल सा पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? हम बेसिकली वो फॉर्मूला ड्राइव करवाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर मुझे कंडीशन मिल जाए टेंजेंसी की, कि एक लाइन कब टेंजेंट हो रही है मेरे सर्कल के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है और बहुत ज्यादा पेपर में आता भी है, और इसके एमसीक्यूज भी आते हैं। एनईडी साइड पे भी आपको मिलेंगे, एनईडी साइड से फॉर्मूला आता है, डिफरेंट बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा आपसे। अब देखिए, मेरे पास इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? इस पॉइंट पे सर्कल का सेंटर होगा, और हमने जो सर्कल की इक्वेशन ली है वो इक्वेशन साफ बता रही है कि एक्स और वाई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। दैट सिंपली मींस कि सर्कल का सेंटर क्या है? 0,0 होगा ऑब्वियसली। और मेरे पास जो इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन आ रही है वो क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास सिंपल तरीके से सर्कल की इक्वेशन है। अब देखिए, मुझे क्या निकालना है भाई? जाहिर सी बात है, ये डिस्टेंस सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? आर होता है। तो भैया सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? मैथ्स में आर होता है। तो हमने यहाँ पे सिंपल डी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करवा देंगे? रेडियस। ओके। अब देखिए,
जो पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसके अंदर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन होती है, किस चीज की इक्वेशन होती है? लाइन की इक्वेशन होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन को फाइंड करने के लिए पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी वो सिंपल तरीके से यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। तो क्या इक्वेशन है हमारे पास? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। तो अगर तमाम वैल्यूज को मैं एक साइड पे कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एम एक्स माइनस का y प्लस का सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी एम एक्स माइनस का y प्लस का सी, और नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और मॉड के सिंबल एज इट इज रहेंगे। अब दो बातें बड़ी अपने जहन में रखिएगा मेरा बेटा, हमने इस पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर क्या लिया हुआ है? जीरो लिया हुआ है। और इस सर्कल का सेंटर 0,0 यानी कि हमारे पास एक पॉइंट की वैल्यू मौजूद है 0,0। तो सेंटर के पॉइंट को हम किससे डिनोट करवा देंगे? सिंपल x, y से। और ये जो फॉर्मूले के अंदर a और b आ रहा है मेरा बेटा, ये पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो खुदा रहा यहाँ पे a और b को सेंटर में तस्वुर कर लीजिएगा। ये a और b क्या है आपका? सिंपल तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x एंड y होंगे, जो आपकी लीनियर इक्वेशन की होती हैं। बड़ी सिंपल सी बातें कर रहे हैं, बड़ी बेसिक बात है। ए और बी क्या होगा आपका? एक्स और आपका जो सिंपल आपकी इक्वेशन आ रही है उसके अंदर आपका एक्स और वाई का कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट के मायने जो एक्स और वाई के वेरिएबल के साथ वैल्यूज लिखी जाती हैं वो होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे जल्दी जजमेंटल बन जाते हैं और बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं, सर सर्कल की इक्वेशन के अंदर तो ए और बी सेंटर होता है। बेटा वो सर्कल की इक्वेशन के अंदर होता है, फॉर गॉड सेक। हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है ना भाई? तो यहाँ पे जो भी आपकी इक्वेशन होती है ऊपर वो लिखी जाती है, नीचे क्या होता है? ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये ए और बी क्या होता है? आपकी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स और वाई के। क्लियर है मेरा बच्चा? और ये वाला एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? जो भी आपको पॉइंट गिवन होता है उस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दो। तो हम इन तमाम वैल्यूज को अगर पुट करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? एम का एम एज इट इज रहेगा। एक्स और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? 0,0। क्यों 0,0? क्योंकि मेरा बेटा आपको एक्स और वाई की क्या वैल्यू गिवन है? सेंटर पॉइंट की। सेंटर पॉइंट हमारा क्या है? क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है। मुझे कैसे पता चला ओरिजिन के ऊपर? हमने सर्कल की जनरल फॉर्म ली हुई है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको हमने लिया हुआ है, और ऐसी इक्वेशन ली है जिसके अंदर सेंटर की वैल्यू क्या है? 0,0। तो एक्स और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो माइनस का वाई की जगह पे भी क्या आ जाएगा? 0 प्लस का सी, और ये मॉडुलस का सिंबल एज इट इज का एज इट इज। होल डिवाइड में क्या आ रहा है मेरा बेटा? होल डिवाइड के अंदर अंडर रूट का अंडर रूट। ओके, नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि ए और बी की वैल्यू। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो आपकी इक्वेशन क्या है आपके पास, जो आपके पास इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन क्या है? आपकी इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का वाई प्लस का सी। तो आपके ए और बी की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आपकी क्या होगी? एक्स का कोफिशिएंट जो कि एम है, और बी की वैल्यू क्या होगी? वाई के कोफिशिएंट के जो कि -1 है। सिंपल तरीके से इट विल बी, ए की वैल्यू जो आएगी उसको पुट करवा दीजिए एम का एम प्लस का सिंबल फॉर्मूले का, और फिर बी की वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 1। तो अब जब मैं यहाँ से मॉडुलस रिमूव करवा दूंगा तो मेरे पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस का 1। तो हमारे पास सिंपल तरीके से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए या टेंजेंट लाइन की जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। एक मशहूर एमसीक्यूज कभी भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू अ सर्कल, तो बेटा रेडियस का ये फॉर्मूला होता है। और आपसे अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मांग ली जाए तो कैसे निकालोगे? टेंजेंसी का मतलब ये सी जो होता है ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को रिप्रेजेंट करवा रहा होता है। तो अगर यहाँ पे ये नीचे वाली चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है, दूसरे जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी इज इक्वल टू आर इंटू रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस का 1। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का। या फिर अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर प्लस का 1। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ये दो फॉर्मूलाज होते हैं, आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आपने क्या करवा दिया? मेरा बेटा वेट अ व्हाइल, गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये जो तीन चीजें मैंने स्टेरिक करके बनाई है बेटा, तीन बड़े मशहूर एमसीक्यूज होते हैं इस टॉपिक के, जो बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे कहेगा कि बताओ टेंजेंट लाइन जो एक सर्कल के ऊपर है, बताओ उसकी कंडीशन क्या होगी। अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मांग रहा है तो या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, दोनों एक ही चीज है। इस चीज का खाली स्क्वायर्ड लिया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है। क्लियर है? अगर आपसे रेडियस मांग लेगा तो ये वाली इक्वेशन आपका आंसर होगी। सेकंड नंबर के ऊपर ये काम सारा कैसे किया है, आपको खाली ये तीन फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। फॉर्मूलाज खाली पेपर में आएंगे, ड्राइव करने को पेपर में नहीं आता, पहली चीज। दूसरे नंबर की चीज कि सर ये क्या ड्राइव याद करने की जरूरत है? डेरिवेशन नहीं मेरा बेटा, डेरिवेशन नहीं है, मैंने खाली आपको समझाने की कोशिश करी ये आ कैसे रही होती है, पहली चीज। सेकंड नंबर के ऊपर ये कैसे बन रहा है कि भाई देखो हमने एक सिंपल सा सर्कल सपोज करा, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, ताकि वो हर चीज को प्रूव कर सके नॉर्मली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर उसकी इक्वेशन होती है। और जाहिर सी बात है उस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन बन रही होगी, तो लाइन की इक्वेशन हमने एक स्टैंडर्ड अगेन सपोज करी, क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और फिर हमने पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा, क्योंकि रेडियस हमारा
किसी ने मुझसे पूछा सर डी की जगह पे आपने आर क्यों सब लिया, मेरा बेटा ये डी क्या है, आपका डिस्टेंस है, तो रेडियस हम निकाल लेना, हम रेडियस को तौर पे काम कर रहे हैं, तो सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, तो डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो भैया इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर आपकी जो इक्वेशन होती है वो आती है, तो हमारी लाइन की जो इक्वेशन थी हमने ऊपर वो रखी, नीचे डिवीजन के अंदर क्या था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये ए और बी क्या होते हैं, आपकी इक्वेशन के अंदर आने वाले एक्स और वाई के कोफिशिएंट, तो ऑब्वियसली हमने वो रख दिए, और यहाँ पे ऊपर एक्स और वाई की जगह पे हमने पॉइंट रख दिया। वो पॉइंट क्या था, चूंकि मैंने ऐसा सर्कल सपोज किया था सेंटर ओरिजिन के ऊपर, तो जाहिर सी बात है पॉइंट किया 0,0, तो एक्स और वाई की जगह 0 आ गया। इसको सॉल्व करवाया, सिंप्लीफाई करवाया, तो मेरे पास सिंपल तरीके से वैल्यूज आ गई आर की और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की सी की। ये सी यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को रिप्रेजेंट करवाता है। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको ये सिर्फ फॉर्मुलाज मालूम होने चाहिए, बट मैंने ड्राइव करने को सिखा दिया। किसी बच्चे का मेरे पास एक सवाल आया, सर क्या सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का अगर ये फॉर्मूला होता है तो क्या पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स के लिए सेम होगा? अल्लाह के बंदे, मुझे एक बात बताइए, सर्कल की शेप ये होती है, पैराबोला की ये होती है, हाइपरबोला की ये होती है, इलिप्स की ये होती है, जब शेप सेम नहीं है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के फॉर्मुलास कैसे सेम होंगे? जाहिर सी बात है उनके डिफरेंट होंगे, बट वो मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा। जब हम कॉनिक सेक्शन देखेंगे उसके लेक्चर के अंदर, मैं उसके अंदर आपको वो चीज कवर करवाऊंगा, उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अंदर। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सी बात करी हमने, ये वाली बात सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला जल्दी से मुझे बता सकते हैं आप लोग? अगर आपको ये बात क्लियर है तो देखिए, मैंने अपने टाइपिस्ट के जरिए इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। मैं यूजुअली हर चीज अपने हाथ से लिखता हूँ। हाँ, इंस्टीट्यूट साइट के ऊपर बड़ा फायदा इससे ये होता है कि आपको नोट्स बच्चों को मैं आप स्क्रीन के ऊपर मल्टीमीडिया के ऊपर शो करवा रहा होता हूँ, तो मैथ्स मेरे पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक होता है फिजिकली भी। क्लियर है मेरा बच्चा? तो मैंने इसी चीज को जो मैंने आपको शो करवाई थी उसको मैंने इस फॉर्म के अंदर लिख के भी दिखा दिया। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बड़े फेमस अपने 5 एमसीक्यूज के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। बेटा ये 5 एमसीक्यूज मेरे बड़े फेमस एमसीक्यूज हैं जो कॉनिक सेक्शन की बुनियाद हैं। अगेन ये अपडेटेड सिलेबस है। अपडेटेड का मतलब ये कि पहले ये मेरे चैनल के ऊपर भी नहीं मौजूद थे और पहले मैं किसी को पढ़ा भी नहीं रहा था, बट ये एमसीक्यूज पेपर में जब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली नस साइड के ऊपर, एनईडी साइड के ऊपर भी इससे कुछ एमसीक्यूज आते हैं, मगर अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा नस साइड के ऊपर, यूईटी साइड के ऊपर, फास्ट साइड के ऊपर, आईबीएस साइड के ऊपर ये एमसीक्यूज बेतहाशा आते हैं। तो मेरे ये 5 फेमस एमसीक्यूज हैं। इन 5 में से तकरीबन 1 या 2 एमसीक्यूज हर साल नस्ट लाजमी पूछता है। बड़े मजे के एमसीक्यूज हैं, आपको भी समझाऊंगा, आपको भी बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। मुझसे पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह बिल्कुल मजा आएगा। अब देखिए ये एमसीक्यूज क्या है, गौर से टॉपिक को समझिएगा। अभी हम देखने वाले हैं, जब सर्कल एक दूसरे को अगर टच करते हैं, तो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली एक्सटर्नली, तो किस तरीके से उनके आपस में रिलेशन ड्रॉ होते हैं, किस तरीके से वो कॉमन टेंजेंट्स को बनाते हैं, नहीं बनाते। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल, दो सर्कल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, मगर कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सर क्या मतलब आपकी बात का? इस तरीके से, यानी कि दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मेरे टाइपिस्ट ने यहाँ पे गलती करी है, मैं उसको खुद ही सही कर देता हूँ। हमारे पास कभी भी दो सर्कल्स एक दूसरे को अगर एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे, गौर से देखिएगा मेरा बेटा, 3 कॉमन टेंजेंट फॉर्म हो रहे होंगे। कैसे? एक टेंजेंट आपके पास ये वाला फॉर्म हो रहा होगा, एक टेंजेंट आपके पास ये वाला फॉर्म हो रहा होगा, एक टेंजेंट हमारे पास ये वाला फॉर्म हो रहा होगा। तो कभी भी सर्कल्स अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो एक्सटर्नली टच करने का यानी कि एक दूसरे को खाली टकरा के मिल रहे हैं, दूर से बस अपना कंधा हिला के एक दूसरे से हेलो हाय कर रहे हैं दो सर्कल्स, तो आपस में इनके कितने टेंजेंट्स मिलते हैं, कॉमन टेंजेंट्स कितने होते हैं, 3। टेंजेंट के मायने क्या होते हैं, ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को जस्ट टच करते हुए जा रही होगी। तो अगर ये दो सर्कल्स एक दूसरे को जस्ट एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनके दरमियान कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू से पेपर में पूछा जाता है कि इफ two circles are touching externally to each other, how many common tangents they exist या they possess। तो मेरा बेटा क्या आंसर होगा, 3 आंसर होगा। मैंने तभी आपको शेप में भी वह बता दी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को देखिए, ये एक और बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है। पहले इस एमसीक्यूज को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। ये आपका सर्कल 1 है, तो ये उसका सेंटर 1 शो करवाया हुआ है C1 से। ये आपका सर्कल 2 है, तो इसका सेंटर 2 है। बेटा इस सर्कल के सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी लेट सपोज 2। तो जाहिर सी बात है, अगर ये आपका सर्कल 2 है तो इसका सेंटर 2 यहाँ पर होगा। इस सेंटर से लेके इसके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये भी 2 होगा। यानी कि सबसे पहले जरा बात को समझिएगा, 2 मैंने अपनी तरफ से आपको डिस्टेंस सपोज करवाया है कि अगर आपको ये वाला एमसीक्यू समझना है तो आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच हो रही है तो ये रिलेशन क्या शो कर रहा है। आपके पास ऑप्शन में 4 रिलेशन आ रहे होंगे, कोई एक रिलेशन करेक्ट आंसर होगा। कैसे इस बात को समझोगे कौन सा करेक्ट आंसर है, आप जल्दी से ग्राफ फिगर ड्रॉ किया करोगे और सोच लोगे क्या बन रहा है। अब देखो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये इसका सेंटर 1 है, ये इसका सेंटर 2 है। अच्छा,
सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, यानी कि जाहिर सी बात है ये आर जो आर है किसकी वैल्यू आ रही है, R1 की वैल्यू क्या है 2, और सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, तो ऑब्वियसली ये R2 होगा। अब कंडीशन को देखो, कंडीशन क्या कहता है, कहता है दुनिया में कभी भी दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करेंगे ना, तो उनका डिस्टेंस C1 C2 का हमेशा बराबर होगा रेडियस के सम के। यानी कि दोनों सर्कल्स जो C1 C2 के पॉइंट्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, आइए चेक कर लेते हैं भाई। C1 से लेके C2 तक का डिस्टेंस, यानी कि इस सेंटर 1 से लेके सेंटर 2 का डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहां से लेके यहां तक का 2 है, यहां से लेके यहां तक का 2 है, तो क्या बन गया, सेंटर 1 सेंटर 2 का डिस्टेंस ऑब्वियसली 4 बन गया। क्या कहता है किसके बराबर होगा, हमेशा रेडियसेस के सम के। तो जाहिर सी बात है भैया, रेडियस 1 2 है, रेडियस 2 भी 2 है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। आप इसको खुद से कोई और वैल्यू सपोज करके चेक कर लीजिए। लेट सपोज आपने कहा कि सर यहां से लेके यहां तक 3 है, यहां से लेके यहां तक 3 है, मेरा बेटा उस सूरत के अंदर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 6 और 6 आपस में बराबर आ जाएगा। यानी कि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली 3 3 क्या बन जाएगा, 6, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दोनों सर्कल्स के रेडियस का सम वो भी 6 हो जाएगा। यानी कि एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू जो पेपर में पूछा जाता है, कभी भी दो सर्कल्स अगर एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो दोनों सर्कल्स के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर होगा दोनों सर्कल्स के रेडियस का सम के। एक एमसीक्यू हमने ये कवर किया। दूसरा एमसीक्यू हमने क्या कवर किया, कभी भी दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो उन दोनों सर्कल्स के दरमियान कॉमन टेंजेंट कितने होते हैं, 3 होते हैं, और वो भी मैंने आपको शो करके दिखा दिया। तो एक एमसीक्यूज के अंदर हमने दो फर्दर एमसीक्यूज कवर किए हैं। क्लियर है मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आइए चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर। अब देखिए हमारे पास एक और टॉपिक आ गया। अगर सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हो मगर कैसे, इंटरनली टच कर रहे हो, यानी कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हो, इंटरनली टच कर रहे हो, उस सूरत में क्या होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। अभी इस फॉर्मूले को मत देखिएगा, अभी खाली डायग्राम देखें। दो सर्कल्स एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली। इंटरनली टच करने का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है अगर एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल यहाँ पे कहीं होगा, यानी कि इंटरनली टच कर रहे हैं दोनों सर्कल एक दूसरे को, तो कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। मेरा बेटा जिस पॉइंट के ऊपर वो टच कर रहे हो खाली वहां पे जो टेंजेंट बन रहा होगा वही दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा। तो एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू जो पेपर में आता है, अक्सर नस साइड के ऊपर पूछा जाता है, ब्यूटी लोअर साइड पे पूछा जाता है, फास्ट साइड पे पूछा जाता है, एनईटी साइड पे भी इस तरह के बेसिक एमसीक्यूज आ चुके हैं मगर बहुत हल्के लेवल के ऊपर। क्या एमसीक्यूज आया कि भैया इफ टू सर्कल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर internally, if two circles are internally colliding with each other, then what common tangents they possess or what the common tangents they have। तो क्या आंसर होगा मेरा बेटा, जाहिर सी बात है खाली एक ही कॉमन टेंजेंट बन रहा होगा। आप बोलेंगे सर एक क्यों बनेगा, दो क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि मेरा बेटा देखो दो बनने के चांसेस नहीं है ना। मैं अगर इधर या इधर टेंजेंट बनाऊंगा तो वो दूसरे सर्कल पे थोड़ी बन रहा होगा। तो कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या, दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट कहां बन रहा होगा, कॉमनली कितने बन रहे होंगे, तो एक ही बन सकता है कॉमन टेंजेंट। आप चेक कर लीजिए, एक ही कॉमन टेंजेंट खाली बन सकते हैं। तो अगर कभी भी दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो कॉमन टेंजेंट कितने बन सकते हैं, खाली एक बन सकता है। पेपर में अगर एमसीक्यूज है आप जल्दी से फिगर बना के इसको चेक भी कर सकते हो, वरना ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं इसी एमसीक्यूज के दूसरे सब एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को भी, इस रिलेशन को देखिएगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ इफ two circles touches each other internally, MCQs क्या आएगा, if two circle touches each other internally then which of the following relation is true। तो आपके पास चार रिलेशन गिवन होंगे, करेक्ट रिलेशन आपने पहचानना होगा कैसे। आइए देखते हैं। अब देखिए दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, इस डायग्राम को ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि मेरा बेटा एक ग्राफिकली ज्यादा अच्छी बनी हुई है, मेरी डायग्राम ग्राफिकली इतनी अच्छी नहीं बनी हुई। अब देखो मेरे पास जो पहला सर्कल है उसका सेंटर बन क्या ये रहा, और आपको ये बात मालूम है कि सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास रेडियस होता है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा R1 होगा। और दूसरा सर्कल क्या आ रहा है, ये आ रहा, दूसरा सर्कल क्या है, ये रहा। तो जाहिर सी बात है सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, तो ये वाला रेडियस क्या कहलाएगा, R2 कहलाएगा। अब चारों रिलेशंस गिवन होंगे हमारे पास, करेक्ट रिलेशन पर टिक करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि इंटरनली के अंदर आपका जो सिंपल तरीके से डिस्टेंस होता है सेंटर्स का, वो हमेशा डिफरेंस के बराबर होता है। एक्सटर्नली में सम के बराबर होता है, इंटरनली में डिफरेंस के बराबर होता है। और ऐसा होता क्यों है मेरा बेटा, वो भी समझ लीजिए। देखिए लेट सपोज आप सेंटर 1 का डिस्टेंस या फिर रेडियस 1 की आप वैल्यू, यानी कि रेडियस 1 की है सर्कल 1 के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस, जो कि मैं लेट सपोज कर लेता हूँ 4 के बराबर है। लेट सपोज मैं सपोज कर लेता हूँ रेडियस 1 की वैल्यू क्या है 4, और सर्कल 2 का सेंटर ऑब्वियसली देखिए छोटा सर्कल है तो इसका सेंटर यहाँ पे है, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या है 2 है। लेट सपोज मैं 2 सपोज कर लेता हूँ। तो भैया देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये रिलेशन क्या शो करवा रहा है कि भाई देखो सर्कल 1
टू सर्कल टू, यानी कि सर्कल के सेंटर वन से लेके सेंटर टू तक का जो खाली डिस्टेंस होगा, सर्कल के सेंटर वन टू सेंटर टू का डिस्टेंस C1 C2, और उसके ऊपर ये डैश का मतलब क्या है, यानी कि सेंटर वन से सेंटर टू का जो डिस्टेंस होगा। तो अगर मुझे सेंटर वन से सेंटर टू का डिस्टेंस निकालना है, मैं कलर चेंज करके आपको शो करवा देता हूँ, यानी कि अगर मुझे सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, देखिए टोटल डिस्टेंस ये पूरा 4 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 है। तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो जाहिर सी बात है इसमें से इसको माइनस करवा दूंगा, 4 में से 2 माइनस करवाऊंगा तो ऑब्वियसली 2 आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, हमेशा R1 माइनस R2 के। तो R1 की वैल्यू क्या थी 4, R2 की वैल्यू क्या है 2। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मेरा बेटा इंटरनली अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो जो उनका सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होता है डिफरेंस ऑफ द रेडियस के। तो यहाँ पे मैंने आपको बातों बातों में दो बड़े मशहूर एमसीक्यूज हल्के मजाक मजाक में समझा दिए। पहला एमसीक्यूज का समझाया, कभी भी दो सर्कल अगर एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, बेटा एक्सटर्नली टच करने के ऊपर उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर्स का वो बराबर होता है किसके, सम ऑफ रेडियस के। वाइल इंटरनली टच करने के ऊपर उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर्स का वो बराबर होता है डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस के। तो बेटा बड़े मशहूर ये दो एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी के पेपर में तकरीबन ही आ रहे होते हैं। क्लियर है बेटा। और एक और एमसीक्यूज क्या आता है यहाँ पे कि कॉमन टेंजेंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली कॉमन टेंजेंट की वैल्यू 1 आ रही होगी। क्लियर है बच्चों भी क्वेश्चन। तो आइए अगले इसके पार्ट के ऊपर मूव करते हैं जल्दी से। अच्छा, एक और बड़े मजे का एमसीक्यूज, डू नॉट टच ईच अदर, यानी कि इफ टू सर्कल्स एग्जिस्ट एंड दे आर नॉट टचिंग टू ईच अदर देन कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे। आपके जहन में क्या आता है, जल्दी से जरा क्विक रिव्यू दो मुझे। आप बच्चे क्या बताते हो कि भाई आपके जहन में क्या आता है। सर कोई टेंजेंट टच नहीं करेगा एक दूसरे को। वेरी गुड भाई, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो क्या उनके दरमियान कोई कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। भाई मुझे आपसे खुदारा क्यों नहीं समझते इस बात को कि मुझे आपसे जवाब नहीं चाहिए फौरन। पहले सवाल को सोचो, सवाल को सोच के कॉपी पे ड्रॉ करो, फिर जवाब देने की कोशिश करो मेरा बेटा, ऐसे हवा में तुक्का नहीं मारा करो। आओ चेक करते हैं, सर कॉमन टेंजेंट 4 कैसे होंगे। आओ मेरा बेटा मैं बताता हूँ कैसे होंगे। गौर से क्वेश्चन को देखिएगा। लेट सपोज मेरे पास ये दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे, तो इनके दरमियान कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 4 होंगे। कैसे 4 होंगे, भाई देखो ये पहला सर्कल है, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, तो पहला टेंजेंट तो ये होगा, सही है ना। दूसरा टेंजेंट क्या होगा, गौर से देखिएगा, दूसरा टेंजेंट हमारे पास ये वाला होगा, तो ये क्या होगा, टेंजेंट 2 होगा। एक टेंजेंट ये भी तो बन रहा होगा इस तरीके से। भाई टेंजेंट लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो जस्ट सर्कल को टच करते हुए जा रही है। मैंने इस लाइन को थोड़ा गलत बना दिया है, ऑब्वियसली ऐसे करके जा रही होगी, यानी कि ऐसी लाइन सर्कल टच करते हुए, और एक लाइन आपकी ऑब्वियसली यहां से भी बन रही होगी मेरा बेटा, यानी कि ऐसी लाइन जो सर्कल को जस्ट टच करते हुए जा रही है। तो बेटा ऐसी कंडीशन के अंदर जब सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे फिजिकली, थोड़े दूर दूर बने हुए हैं, उस सूरत के अंदर हमारे पास कितने कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, 4 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे। ये एमसीक्यूज पेपर में बेतहाशा पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को समझा करें, और क्वेश्चन को समझने के लिए हवा में तुक्का मत मारा करें, या तो एनालाइज करके जहन में सोच ले, नहीं तो कॉपी आपको रफ पेपर मिला, मैंने तो रफ पेपर पे जल्दी से सोच लो भाई कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे। मुझे साफ दिख रहा है यार 4 बन रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई। टेंजेंट का मतलब क्या है, ऐसी लाइन जो सर्कल टच करते हुए जा रही है, तो बेटा यहाँ पे भी कर रही है, ये लाइन भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, तो 4 कॉमन टेंजेंट होंगे। एक ऐसा एमसीक्यू जो पेपर में बहुत आता है और मेजॉरिटी अवाम इसका आंसर हल करके आती है। तो बेटा अब आपने गलत नहीं करना, मैंने आपको एमसीक्यूज पढ़ा दिया। क्लियर है। और एक और इसका सब एमसीक्यू जो अगेन पेपर में बहुत आता है, कैसे आएगा, आपके पास लिखा हुआ आएगा, इफ टू सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर, या इफ टू सर्कल्स डोंट टच ईच अदर, या इफ टू सर्कल डजंट टच ईच अदर। एंड मैंने डिफरेंट ये पेपर्स के एमसीक्यूज का टाइप आपको बताइए, कहीं पे डोंट यूज हुआ हुआ था, कहीं पे माशाल्लाह डजंट यूज हुआ हुआ था। हमारी पाकिस्तानी टीचर्स की इंग्लिश बड़ी खूबसूरत है। तो इफ the two circles doesn't touch each other, they don't touch each other, then how many common tangent they possess, obviously 4। और अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए two circles don't touch each other, what of the या which of the following relation is true, तो उस सूरत में आपके पास 4 रिलेशंस गिवन होंगे। अब रिलेशंस को गौर से समझिएगा, रिलेशंस कैसे हमने समझने हैं। मेरा बेटा क्वेश्चन को पहले गौर से देखें, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहले सबसे पहले देखो, ये आपका सर्कल 1 है, उसका सेंटर 1 क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ये आपका सर्कल 2 है, उसका सेंटर 2 कहां बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा होगा। अब इस रिलेशन को गौर से देखिए क्या कह रहा है। भाई कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, खुद से कोई वैल्यू सपोज कर लो। देखो सर्कल के किसी भी सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस हमारे पास रेडियस होता है। तो लेट सपोज मैं सेंटर 1 की रेडियस की वैल्यू सपोज कर ली 3, यानी कि इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास रेडियस बना गया। और ये सर्कल 2 का सेंटर होगा, तो इस सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेडियस 2, इसकी वैल्यू भी 3 सपोज कर ली। और ये बीच के अंदर खाली जगह है,
इस खाली जगह को भी मैं सपोज कर लेता हूँ किसी के बराबर। लेट सपोज इसको मैंने सपोज कर लिया कि बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है 4 का आ रहा है, लेट सपोज। अपनी मर्जी सपोज करना है, सपोज कर लीजिए, कोई मसला थोड़ी है। अब हम हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो जल्दी जल्दी चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। भाई देखो क्या कहता है ये वाला ऑप्शन, मुझसे क्या कह रहा है, जो करेक्ट ऑप्शन भी है, ये मुझसे कहता है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर 1 टू सेंटर 2 हमेशा बड़ा होगा रेडियस के सम से। आइए चेक कर लेते हैं। वैसे मुझे बात साफ दिख रही है कि भैया सेंटर 1 से सेंटर 2 का डिस्टेंस, तो गौर से देखिए सेंटर 1 से लेके सेंटर 2 का डिस्टेंस कितना होगा। मेरा बेटा सेंटर 1 यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 है, फिर आगे 4 का है, फिर 3 का है, तो कितना बन गया 3 + 3 6, और 6 + 4 कितना बन गया 10 बन गया। यानी कि सेंटर 1 से लेके सेंटर 2 तक का डिस्टेंस कितना है 10 है, ग्रेटर देन का सिंबल है। आगे कहता है कि हमेशा सेंटर 1 से लेके सेंटर 2 का जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा सम ऑफ रेडियस के। बिल्कुल सही बात कर रहा है। अगर मैं देखूं कि मेरे पास रेडियस 1 कितना है, सिर्फ 3 आ रहा है, रेडियस 2 कितना आ रहा है, वो भी सिर्फ 3 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सम ऑफ सेंटर्स जो होगा या सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा सम ऑफ रेडियस से। तो ये बात हमने प्रूव भी कर दी। तो बाकी के जो तीनों ऑप्शन होंगे ऑब्वियसली गलत होंगे, कोई इस तरफ का सिंबल दे रहा होगा, कोई और फनकारी कर रहा होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उस पर टिक करना है। और ये करेक्ट ऑप्शन कैसे पहुंचोगे आप जल्दी से अपने जहन में डायग्राम को ड्रॉ करोगे, रफ पेपर को ड्रॉ करोगे, अपनी मर्जी से वैल्यू सपोज करोगे और जस्ट चेक कर लोगे कौन सी कंडीशन सही आ रही है। तो बेटा इसके बुनियादी रट्टे मारने की नीड भी नहीं पड़ती इतनी ज्यादा, ये सिंपल से आपको कंडीशन याद हो जाती है वैसे भी। और रट्टे नहीं मारने भाई इसके, सिंपल देखो सपोज करवा के मैं समझा रहा हूँ आपको, क्लियर है मेरा बच्चा, इसमें कोई रट्टे मारने की चीज नहीं है। बाखुदा लोग इन रिलेशंस के रट्टे मारते हैं, आपने रट्टे नहीं मारने इसके। एग्जाम में आएगा, आप जल्दी से डायग्राम बना के सॉल्व कर लो, नहीं तो आपको बेसिक इसके रिलेशन मालूम होने चाहिए। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं एक और एमसीक्यूज के ऊपर। अच्छा, एक और एमसीक्यूज बड़ा मजे का, इस एमसीक्यूज को थोड़ा मैं सही कर देता हूं। ये एमसीक्यूज नो इनसाइड टच, यानी कि अगेन ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत आया है। एमसीक्यूज कहता क्या है, एमसीक्यूज आपसे कहता है कि अगर आपके पास दो पर्टिकुलर सर्कल्स मौजूद हैं, वो एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं, इनसाइड है, मगर वो इनसाइड टचिंग नहीं कर रहे। यानी कि हमारे पास क्या है, इस तरह का सर्कल आ गया कि दो सर्कल्स हैं हमारे पास और वो सर्कल्स एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं। ये एमसीक्यूज एक और तरीके से ही पेपर में आ सकता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के टॉपिक के तौर पे। मगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए ऑब्वियसली रिलेशन ये वाला फॉलो नहीं होगा, बट कॉमन टेंजेंट रिस्पेक्ट से पूछा था उसने एक दफा यूटी लाहौर के पेपर के अंदर। क्या क्वेश्चन है मैं उसको समझा देता हूँ, अभी परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन पहले समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास दो सर्कल्स हैं और वो दो सर्कल्स जो है ना वो एक दूसरे के अंदर बने हुए इनसाइड, मगर वो टच नहीं कर रहा एक सर्कल दूसरे को। तो बेटा जब एक सर्कल दूसरे को टच ही नहीं कर रहा, किसी पॉइंट के ऊपर वो उसकी साइड से नहीं मिल रहा, या किसी भी पॉइंट के ऊपर वो उसकी बाउंड्री से नहीं मिल रहा, तो कॉमन टेंजेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो किसी भी सूरत के अंदर वो कॉमन टेंजेंट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर वाला सर्कल तो अंदर है, तो वहां तक तो लाइन ही नहीं पहुंच सकती, तो कॉमन टेंजेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर बना हुआ है और उसके अंदर कोई भी साइड एक दूसरे से कोई बाउंड्री टचिंग नहीं हो रही, वो जस्ट अंदर बना हुआ है शेप की तरह, तब आपके पास कभी भी कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, कॉमन टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है। इसी बात को मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रेफरेंस पे भी समझा सकता हूं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर भी देखिए आपके पास कॉमन टेंजेंट हमेशा 0 होगा दोनों सर्कल्स का, क्योंकि कॉमन टेंजेंट कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिंपल टेंजेंट तो एग्जिस्ट कर सकता है, मगर दोनों सर्कल से कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगा कॉन्सेंट्रिक के अंदर। तो कॉन्सेंट्रिक वाली ब्लैंक पूछी जा चुकी है यूटी लाहौर के पेपर के अंदर एक दफा कि भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो बताओ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। भाई 0 कॉमन टेंजेंट होगा ना, ये सिंपल सी बात है। जल्दी से डायग्राम को सोचो क्या आ रही है। अच्छा अब ये रिलेशन देख लेते हैं, अगर कोई इनसाइड टचिंग नहीं हो रही उसकी रिलेशन। भाई देखो सिंपल सी बात है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल उसके अंदर बना हुआ है, और मुझे साफ दिख रहा है कि इनका कोई कॉमन शेप तो है नहीं, या फिर इनका कोई कॉमन सेंटर तो है नहीं। तो बेटा सर्कल 1 का सेंटर लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा, और हमें ये बात मालूम है कि सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो सर्कल 1 का क्या आ गया, रेडियस आ गया। और सर्कल 2 का सेंटर यहाँ पे बन रहा है, तो ऑब्वियसली सेंटर 2 से लेके उसके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, R2, जो कि ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा होगा। अब ये रिलेशन देखिए, अगेन एमसीक्यूज पेपर में कैसे आएगा, आपसे कहा जाएगा कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे के अंदर फॉर्म हो रहे हैं और कोई इनसाइड टचिंग नहीं हो रही, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो बताओ इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है। तो आप उन चारों में बारी बारी वैल्यूज को डाल के चेक कर लोगे। वैल्यूज कैसे डालोगे, अपनी मर्जी से सपोज करो, छोटी वैल्यू सपोज करोगे बेहतर रहेगा। तो भैया सेंटर 1 का रेडियस में चलो सपोज कर लेता हूँ 4 है, और सेंटर 2 चूंकि रेडियस 2 छोटा सर्कल है तो उसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ 2 है मेरे पास। कंडीशन चारों बार बार चेक कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि सेंटर 1 से लेके सेंटर 2 तक का जो पॉइंट है, यानी कि सेंटर 1 से लेके सेंटर 2 तक का डिस्टेंस। अब देखो सेंटर 1 यहाँ पे है, सेंटर 2 यहाँ पे आ रहा है, तो सेंटर 1 से लेके सेंटर 2 तक का जो डिस्टेंस है, जो कि लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कहीं यहाँ तक का होगा, सेंटर 1 टू सेंटर, वो छोटा आएगा किससे,
R1 माइनस R2 के ऑब्वियसली डिफरेंस से। भाई देखो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा सेंटर वन यहाँ पे कहीं बन रहा है तो सेंटर टू मेरे पास यहाँ कहीं पे बन रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरा बच्चा, जो मेरा सेंटर वन से लेके सेंटर टू का जो भी डिस्टेंस आएगा हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास इरेगुलर डेटा है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बट ये हम माइंड के ऊपर सोच सकते हैं इजीली कि यार देखो सेंटर वन से लेके जो सेंटर टू तक का डिस्टेंस है वो डिफाइंड नहीं है हमारे लिए, डिफाइंड नहीं है, मगर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि वो छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्यों स्मॉल होगा, गौर से देखिएगा। अगर मैं रेडियस वन में से, रेडियस वन क्या है, ये सेंटर वन का, सेंटर वन से लेके कोने तक का डिस्टेंस का रेडियस वन होगा ऑब्वियसली ये वाला पूरा, और रेडियस टू सिर्फ ये इतना सा है, सिर्फ ये इतना सा। तो अगर मैं रेडियस वन में से जो इतना बड़ा है इसको माइनस कर दूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास लार्ज एरिया बच रहा होगा एज कंपेयर टू सेंटर वन टू सेंटर टू डिस्टेंस। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको कलर चेंज करके भी दिखा दूं कि भाई देखो सेंटर वन यहां से लेके ये पूरा ये वाला सेंटर रेडियस आ रहा है, सर्कल वन का रेडियस, और सर्कल टू का रेडियस सिर्फ ये इतना सा है, सिर्फ ये इतना सा सर्कल टू का रेडियस है। तो अगर मैं इस पोर्शन को इससे माइनस भी कर दूं देखो ये वाला पोर्शन भी बच जाएगा और ये वाला पूरा पोर्शन भी बच जाएगा। तो गौर से देखो, गौर से देखो कि सर्कल का सेंटर वन टू सर्कल के सेंटर टू का डिस्टेंस तो सिर्फ ये वाला है, सिर्फ ये वाला है। तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस तो इससे मैच कर रहा है, यानी कि सेंटर वन टू सेंटर टू डिस्टेंस तो स्मॉलर होगा। और मेरे पास जो रेडियस वन से अगर रेडियस टू की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाला डिस्टेंस भी पूरा बच रहा है, ये वाला डिस्टेंस भी बच रहा है। तो इसका मतलब लार्जर एरिया मिलेगा अगर रेडियस वन से रेडियस टू की वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि वैल्यूज पे भी सॉल्व करो, आप सिंपल माइंड गेम के ऊपर सोच सकते हो वो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आपने डायग्राम उसकी ड्रॉ कर दी, आपको क्वेश्चन की अगर वर्डिंग समझ में आ गई, आपने डायग्राम ड्रॉ कर दी तो इजीली कर सकते हो। और क्वेश्चन की वर्डिंग बाखुदा कोई मुश्किल थोड़ी है, क्वेश्चन की वर्डिंग खुद देखो यार कितनी मुश्किल है। आपसे सिंपल सी बात कर रहा है कि नो इनसाइड टच हो रहा है तो आपने अपनी मर्जी से कोई सर्कल ड्रॉ करना है। भाई ये सर्कल मैंने अपनी मर्जी का ड्रॉ किया हुआ है, ये थोड़ी कि रट के जाओगे सर्कल को, आपने सिंपल सर्कल को ड्रॉ किया और सर्कल ड्रॉ करके आपने माइंड गेम देख ली। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया। क्लियर है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, तो हम फिर एक और उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो हम फाइनली अपने फिफ्थ एमसीक्यूज के ऊपर मूव करेंगे, जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट एमसीक्यूज होगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्या एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। इस एमसीक्यूज का नाम क्या है, व्हेन टू सर्कल टचेस ईच अदर ऑन अ सम पॉइंट या ऑन सम स्पेसिफिक एरिया, या इसको एक और तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग एग्जैक्टली एक अच्छा लफ्ज होगा, बिल्कुल मेरा बच्चा, ओवरलैपिंग। यानी कि अगर हमारे पास दो पर्टिकुलर सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेट सपोज इस पैटर्न के ऊपर ये दो सर्कल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास दो सर्कल्स जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर। इस सूरत के अंदर हमारी कंडीशन क्या होगी, हमारे कॉमन टेंजेंट क्या होंगे। अब गौर से क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जो हमारा एमसीक्यूज नंबर वन था उसके अंदर क्या था, सर्कल्स एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे थे, तो कॉमन टेंजेंट वहां पे कितने बन रहे थे, तीन बन रहे थे। ये बात जहन में रखिएगा, वहां पे दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली जस्ट सिर्फ टच कर रहे थे, यहाँ पे दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या करने हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगेन बेटा ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 10 साइड के ऊपर बहुत बार आया, तो आपको ये एमसीक्यूज मालूम होना चाहिए। इस कंडीशन के अंदर आपके कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे मेरा बेटा, देखो ये एक कॉमन टेंजेंट तो आपको ऊपर वाला बन रहा होगा, एक कॉमन टेंजेंट आपके नीचे वाला बन रहा होगा। यहाँ पे बीच का कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बन सकता इसकी तरह, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच के अंदर जो दोनों आपकी बाउंड्रीज है दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो ऑब्वियसली बीच में कोई जगह ही नहीं है कि जहां पे आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकोगे। तो अगर कभी भी दो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे तो आपके कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, खाली दो होते हैं। कितने आपके कॉमन टेंजेंट्स होंगे, सिर्फ दो होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर इस पर्टिकुलर इसका रिलेशन क्या होगा, इसका रिलेशन लिटरली बहुत मजे का है, बहुत ज्यादा पेपर में आया, नस साइड के ऊपर, यूटी लॉर साइड के ऊपर बेतहाशा बेटा ये वाला एमसीक्यूज आया रिलेशन का। इसका रिलेशन बहुत ज्यादा मजे का है। रिलेशन समझाने से पहले मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूँ कि भाई देखो ये वाली डायग्राम बड़ी समझ लेते हैं। ये सर्कल वाला है, ये सर्कल टू है। ये जाहिर सी बात है यहां से लेके सर्कल वन यहाँ तक का है ना, तो भैया ये सर्कल वन का सेंटर वन है और ये सर्कल टू का सेंटर टू है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली रेडियस वन होगा। एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा रेडियस टू होगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। दोनों सर्कल एक ही शेप के होंगे, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे बनाया, बट सिंपल सी बात है दोनों की शेप सेम है। तो हम रेडियस वन की वैल्यू सपोज कर लेते हैं मेरा बेटा टू, और रेडियस टू की वैल्यू भी सपोज कर लेते हैं टू। अब बात को समझिएगा कि इसका रिलेशन क्या है। इसका चलिए जब तक मैं रिलेशन लिख देता हूँ, इसका रिलेशन होता है इनका डिफरेंस सबसे छोटा होगा
उससे बड़ा आपके पास होगा इनका सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस, उससे भी बड़ा होगा इनके रेडियसेस का सम। आपके लिए ये वाली रिलेशन शायद बहुत हैरानी की बात होगी, मगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अभी। ये इसका रिलेशन होगा अगर कभी भी दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे या टच कर रहे होंगे एट सम डिस्टिंग्विश पॉइंट के ऊपर। ये इस सर्कल का नाम एक और क्या होता है, डिस्टिंग्विश पॉइंट के ऊपर टचिंग करना या एक स्पेसिफिक पॉइंट पर टचिंग करना या ओवरलैप करना भी इसको कहलाता है। अच्छा, ये रिलेशन इसका कैसे बन रहा है आइए चेक कर लेते हैं। भाई देखो, सबसे पहले जरा गौर से बात समझिएगा। सर्कल 1 का रेडियस क्या है, इस सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस है, और सर्कल 2 का रेडियस क्या है, इस सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस। तो भैया इस रिलेशन को अगर आप गौर से देखो, जो 4 रिलेशंस गिवन होंगे उनमें से ये वाला रिलेशन सही है। क्यों सही है आइए गौर से देखते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा मेरे पास इनके रेडियसेस का सम होगा। कैसे सर? मेरा बेटा देखो, आपके पास रेडियस 1 क्या है, 2, और रेडियस 2 क्या है, 2 भी 2 है, तो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली 4 बन जाएगा। सही है। उससे छोटा क्या, अब बाकी कंडीशन चेक करता हूं, उससे छोटा क्या होगा, देयर डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर पॉइंट्स। सेंटर पॉइंट्स क्या है मेरा बेटा, गौर से बात को समझिएगा। देखो सेंटर पॉइंट बेसिकली यहां से लेके यहां तक है और फिर यहां से लेके यहां तक है। अगर आप इस वाले पोर्शन को गौर से देखो, जो कि ये वाला पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये पोर्शन दोनों सर्कल्स के अंदर आ रहा है। मगर जाहिर सी बात है, जब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के ऊपर जाऊंगा तो मैं उसको एक बार ही गिनूंगा ना, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये तो ओवरलैप हो गया। इफ यू कंसीडर दिस थिंग, ये तो ओवरलैप हो रहा है दोनों सर्कल्स के ऊपर। तो जब मैं सेंटर का डिस्टेंस कवर करने के ऊपर जाऊंगा, जब मैं रेडियस कवर कर रहा था, जब मैं सिर्फ रेडियस को देख रहा था, तब तो बेटा मैंने पूरा ही लिया था। पूरा इसलिए लिया था क्योंकि वो सर्कल 1 का रेडियस कोने तक था और सर्कल 2 का रेडियस अपने कोने तक था। मगर जब मैं सेंटर के डिस्टेंस के ऊपर जाऊंगा, तब तो ये पूरी चीज एक ही कंसीडर होगी। जब पूरी चीज एक ही कंसीडर होगी तो ये बीच वाला जो पोर्शन है दो दफा रिपीट हो रहा होगा, तो हम उसको एक बार गिनेंगे। तो भैया ये वाला जो पोर्शन होगा ये 2 बार रिपीट हो रहा होगा, 2 बार रिपीट हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 2 है और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 2 है, तो ये पोर्शन रिपीट हो रहा है, तो इसको एक बार गिनूंगा। जब एक बार गिनूंगा तो अब मेरी वैल्यू 4 नहीं आएगी, 4 से कम आएगी, 3.4 होगी, 3.2 होगी, कुछ भी होगी, 4 नहीं हो सकती। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको समझा भी दिया ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा के। तो ये हमारी इसलिए होगा, इसलिए C1 C2 का डिस्टेंस जो होगा, सेंटर 1 सेंटर 2 का डिस्टेंस छोटा होगा और उससे भी छोटा इनके रेडियस का डिफरेंस होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं रेडियस 1 में से रेडियस 2 निकाल दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं रेडियस 1 में से पूरा रेडियस 2 ही माइनस करवा दूं, तो जाहिर सी बात है पूरी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 4 आंसर्स जो आपको गिवन होंगे, उन 4 में से जो सबसे ज्यादा सही आंसर होगा, जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा होगा, वो ये वाला आंसर होगा। और आपको मैंने उसकी रिलेशन भी पूरी बता दी, उसकी पूरी कंडीशन ही बता दी क्यों। तो इस तरीके से बेटा ये 5 एमसीक्यूज मैंने आपको कवर करवाए, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंसी के रिलेटेड होते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा कॉनिक सेक्शन का पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, खुदारा इस बात को समझिएगा। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। इधर इट कैन बी नर्स्ट, इधर इट कैन बी यूईटी, इधर इट कैन बी एनईडी, इधर इट कैन बी आईबीए, इधर इट कैन बी जीआईके एंड सो ऑन। हर यूनिवर्सिटी के पेपर में आते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात? अगर क्लियर है तो फाइनली फिर हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के पास पेपर के एमसीक्यूज के ऊपर मूव कर सकते हैं, एंड देन फिर फाइनली इस लेक्चर को एंड कर सकते हैं, जो कि सर्कल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अब आज की सर्कल्स के टॉपिक को फाइनली हम लोग वाइंड अप करना चाह रहे हैं। तो कॉनिक सेक्शन के अंदर बस लास्ट के 3-4 इंपॉर्टेंट तरीन में एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने चाह रहा हूँ। और एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू जो पेपर में आया, और नस्ट के साइड का बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यू जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं उसको आपको सॉल्व करवाना चाहूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं साथ साथ। तो क्या क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन हमारे पास पेपर में पूछा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, from 2 comma 3, from 2 comma 3 to a circle, to a circle having the equation x square plus y square equal to 4। एक बड़े मजे का एमसीक्यूज। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, फ्रॉम 2 comma 3, ओके, टू अ सर्कल, और जिस सर्कल की बात कर रहे हो उसकी उसने इक्वेशन भी दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सिंपल सी बात कर रहा है एग्जामिनर, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा, कोई परेशानी की बात नहीं कर रहा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपसे फाइंड क्या करने को कहा हुआ है। मेरा बेटा इस क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगी हुई है, एंड इफ यू रिमेंबर मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बेतहाशा क्वेश्चन करवाए हुए मेरा बच्चा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, जस्ट चिल। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
आपको एक सर्कल गिवन है और इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बन रहा है, सही है। आपसे कहा जा रहा है ये जो टेंजेंट बन रहा है इसकी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या होगी। आपसे क्या कहा जा रहा है, इसकी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या होगी। सेकंड नंबर के ऊपर गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा, यही वजह है क्वेश्चन 10 साइड पे बहुत दफा है। आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आपसे मांगा हुआ क्या है खुदारा, पहले वो तो पढ़ो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगी हुई है, मगर आपको जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का नहीं दिया हुआ। दैट्स द मेन डिफरेंस। जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, ये क्वेश्चन जो नस के पास पेपर में आया था कि मेरा बेटा यहाँ पे जो आपको पॉइंट गिवन है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंट नहीं दिया हुआ, बल्कि आपसे कहा जा रहा है कि उसी टेंजेंट के ऊपर, उसी टेंजेंट लाइन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है 2,3 कहीं पे। या फिर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट 2,3 टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आपको यहां से ये तासुर कहीं से नहीं मिलता कि भैया ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है। ये लिखा हुआ है फ्रॉम 2,3, इसका मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं टेंजेंट पे हो सकता है लाई कर रहा हो, और वहां से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बड़े मजे का क्वेश्चन है और बड़े मजे की चीज है। अब देखो आज की क्लास में मैंने आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए, तो आपको बात समझाने में इंशाल्लाह आसानी होगी। आपको इस क्वेश्चन सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। हम इस क्वेश्चन को उस पैटर्न पे सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि वहां पे हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दी जाती थी। यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन है जहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वहां से गिवन है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है, तो आप तमाम लोग मुझसे एग्री करेंगे सर एक लाइन है। तो अब मुझे अगर उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मैं इस बात पे भी तो एग्री करवाऊंगा आप लोगों से कि भाई देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक जर्नल लाइन की इक्वेशन। आप तमाम लोग फिर बोलेंगे सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। वेरी गुड। और आज ही की क्लास में मैंने आपको ये बात पढ़ाई कि मेरा बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मुझे कभी फाइंड करनी है तो उसके अंदर टेंजेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या होती है। जो सी जो होता है कंडीशन ऑफ टेंडेंसी को डिनोट कर रहा होता है। तो अगर मैं टेंजेंट लाइन की रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं तो एक जर्नल लाइन का जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे सी कांस्टेंट रिप्रेजेंट करवा रहा है, तो यहाँ पे ये सी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, टेंजेंसी की कंडीशन के ऊपर। तो टेंजेंसी की कंडीशन हमने क्या पढ़ी, क्या होती है, सी इज इक्वल टू आर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एम स्क्वायर। तो इस सी की जगह के ऊपर मैं क्या रख सकता हूं, इस सी की जगह के ऊपर मैं रख सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा, आर अंडर रूट 1 प्लस का एम स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको इस क्वेश्चन के अंदर सर्कल की इक्वेशन भी दी हुई थी जो कि क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर इस इक्वेशन को मैं सर्कल की ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवाऊं जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाने के ऊपर मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 2 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आर की जगह पे हम 2 को पुट करवा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, आर की जगह पे आ जाएगा 2, रूट के अंदर 1 प्लस का एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे y भी है x भी है, मुझे जो पॉइंट गिवन है 2,3, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, मगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर तो कहीं ना कहीं गिवन है ना। सर आप कैसे कह सकते हैं लाइन के ऊपर गिवन है, क्वेश्चन कुछ बता रहा है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हें निकालनी है वो एक पॉइंट है 2,3, वहां से निकालनी है। अब जाहिर सी बात है 2,3 विल बी ऑन दी लाइन ऑफ टेंजेंट, तो मैं इस y और x की जगह के ऊपर क्या रख सकता हूं, 2,3। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 3, m का m एज इट इज, x की जगह पे आ जाएगा क्या 2। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2 का 2 रूट के अंदर 1 प्लस का m स्क्वायर। इस वाली टर्म को सिंपल तरीके दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा 3 माइनस का 2m इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा 2 रूट के अंदर 1 प्लस का m स्क्वायर। सिंपल तरीके से यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा दीजिए। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा देंगे तो व्हाट इट विल बिकम 3 माइनस के 2m का होल स्क्वायर। आपकी वजह से मैं सारे एक एक स्टेप शो करवा रहा हूँ, बट बेटा जाहिर सी बात है पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे होगे, और यहाँ पे भी पूरी टर्म के ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। सही है ना। तो स्क्वायरिंग जब करोगे तो यहाँ पे सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इट विल बिकम 9 माइनस का 2ab, 3 2 6 6 2 12, तो माइनस का 12m प्लस का 4m स्क्वायर इक्वल टू के बाद यहाँ पे स्क्वायर 2 पे भी जाएगा रूट पे भी जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस का m स्क्वायर। तो व्हाट इट विल बिकम ऑब्वियसली 4m स्क्वायर माइनस का 12m एंड प्लस का 9 इक्वल टू के बाद क्या बच जाएगा 4 और प्लस का 4m स्क्वायर। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो तो 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया,
और ये क्या बन गया हमारे पास, माइनस का 12m प्लस का 9 माइनस का 4, ऑब्वियसली आपके पास प्लस का 5 बन जाएगा, इक्वल टू के बाद 12, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 12, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 12। इस तरीके से मेरे पास फाइनली m की वैल्यू आ जाएगी। मैंने अब कहीं जाके स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड किया। सर आपने अपने ओरिजिनल मेथड से क्यों नहीं सॉल्व करवाया, जो आपकी बड़ी मशहूर शॉर्ट ट्रिक थी? मेरा बेटा ओरिजिनल शॉर्ट ट्रिक से मैंने इसलिए सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे नहीं गिवन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं गिवन तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई के अंदर वैल्यूज को नहीं पुट करवा सकता था। दैट वाज द मेन रीजन कि हमने यहाँ पे उस पर्टिकुलर तरीकेकार को फॉलो नहीं करा। क्लियर? अच्छा, इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, स्लोप की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब आपने स्लोप एक बार फाइंड कर लिया तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सिंपल तरीके से वापस अपनी इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर जाइए, जो कि क्या है हमारे पास ये वाली इक्वेशन। हमने यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का 2 रूट के 1 प्लस एम स्क्वायर, इसके अंदर जाके जहां जहां m आ रहे हैं वहां पे m की वैल्यू डाल देंगे और x और y को नहीं छेड़ेंगे। x और y को क्यों नहीं छेड़ेंगे, इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन के अंदर x और y वेरिएबल्स होंगे तो बेटा इक्वेशन बनेगी ना। तो अब आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12, x का x प्लस का 2, इस तरीके से रूट में भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर। तो व्हाट इट विल बिकम 5 इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 12 प्लस का रूट के अंदर क्या हो जाएगा, बाहर 2 का 2 एज इट इज, 1 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 12 प्लस का 2। सिंपल तरीके से ये एलसीएम जब मैं लूंगा तो 144 ऊपर चला जाएगा, 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा 169 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सिंपल 144 एज इट इज का एज इट इज। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 12 प्लस का 2। मेरा बेटा रूट के अंदर कभी भी 169 आ रहा हो तो 169 किसके बराबर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, 13 का रूट हो जाएगा, तो रूट 144 किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा। तो सिंपल तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 5x। अच्छा, एक चीज जो हमें करना भूल गया, ऑब्वियसली मेरा बेटा जब इसको हम ओपन करवाएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के ऊपर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही होंगी प्लस माइनस की, उस चीज को यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, मैं आगे चल के एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे क्या आ जाएगा सिंपल 12 का 12, ऊपर क्या बन जाएगा 5x, इधर प्लस और माइनस का 12 टू 13 टू क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा 5x माइनस का 12y और प्लस माइनस का 26, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ रहा होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। बट काइंडली क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन नस साइड के ऊपर पूछा गया था तो इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, जब हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड को ओपन किया तो ऑब्वियसली प्लस माइनस आना चाहिए था, हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस सिंबल चल रहा होगा, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास इस साइड के ऊपर जो आ रही होगी रूट को प्लस माइनस की फॉर्म में आ रही होगी, प्लस माइनस होगा बार बार, सही है ना भाई। तो प्लस माइनस का 2 यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यू होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास दो आंसर्स आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा 5x माइनस 20 माइनस 12 प्लस का 26 इक्वल टू 0, एक होगा 5x माइनस का 12 माइनस का 26 इक्वल टू 0। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा होगा, दो आंसर्स आ रहे थे, एक आ रहा होगा 5x माइनस का 12 इक्वल टू के इधर प्लस माइनस का 26 इक्वल टू 0, सही है। तो हमारे पास दो आंसर्स हैं, एक आंसर होगा 5x माइनस का 12 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 26, या फिर एक आंसर होगा 5x माइनस का 12 इक्वल टू के बाद पॉजिटिव का 26। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन के, उसमें ऑप्शन ए था ये वाला, ऑप्शन बी था ये वाला, ऑप्शन सी था बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, लास्ट में एक छोटा सा काम करेंगे, और वो छोटा सा काम क्या करेंगे कि हमें जो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट क्या दिया हुआ था 2,3। देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो एक पर्टिकुलर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, एक पॉइंट से निकालनी है जो कि पॉइंट है 2,3। तो हमने सारी वर्किंग करी उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करने के लिए। मेरे पास अब दो आंसर्स आ रहे हैं, या तो ये आंसर होगा ये आंसर होगा, फिर दोनों आंसर होंगे। कैसे अपनी आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत दफा बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में सोचेगा सर ये दोनों आंसर आ रहे हैं, दोनों आंसर करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड बी आंसर होगा। नहीं, ये क्वेश्चन एक ब्रिलियंट एग्जांपल था कि किस तरह एग्जामिनर बच्चे को ट्रिक करता है। अब मेरे पास प्लस माइनस की फॉर्म में जब क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो मैं जरूर सोचूंगा यार मेरा आंसर क्या है। अगर मैं नॉर्मल बच्चा हूँ तो बोथ ए एंड बी के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इतनी मुश्किल से मैंने इतनी मेहनत से इतनी सारी वर्किंग करी और मुझे आंसर के तौर पर कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, मेरा नंबर पूरे कट जाएंगे। तो भाई देखो काम क्या करना है, अब मेरी एक बात गौर से सुनिएगा भाई, जाहिर सी बात है
अगर आपके पास ये इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी ये 0.2, 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपका करेक्ट आंसर होगी, वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि भैया दोनों इक्वेशंस के अंदर जहां एक्स आ रहा है वहां पे और जहां वाई आ रहा है वहां पे इस पॉइंट की वैल्यू को डालिए, जिस इक्वेशन के ऊपर ये पॉइंट को वेरीफाई कर देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 × 2 माइनस का 12 × 3 इक्वल टू -26। तो क्या बन जाएगा, 5 × 2 = 10 माइनस का 12 36। तो 10 में से जब 26 निकालोगे, 10 में से जब 26 निकालोगे तो क्या बनेगा मेरा बेटा, नेगेटिव का 26 बनेगा। तो -26 यानी कि ऑप्शन ए तो वेरीफाई कर रहा है। ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, 5 × 2 अगेन 10 माइनस का 12 3 36। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, चूंकि क्या आ रहा है 10 में से 26 निकालूंगा इक्वल टू के इस तरफ क्या, पॉजिटिव का 26। तो -26 इज नॉट इक्वल टू +26। इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसका सिंपल मतलब ये। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई नो दिस क्वेश्चन इज अ बिट लेंथी क्वेश्चन, बट बेटा ये अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। एग्जैक्टली तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो मैंने तभी इस तरीके क्वेश्चन को पूरा जस्टिफाई कर दिया, समझा दिया कि क्वेश्चन आया हुआ क्या था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ब्रिलियंट एग्जांपल थी ये क्वेश्चन एग्जामिनर की बच्चे को ट्रिक करने के लिए, किस तरीके से बच्चा सॉल्व करता है। देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कोई भी मसले की बात नहीं थी। सिंपल बेसिक वर्किंग थी, बेसिक चीजें थी। सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी वो अप्लाई करनी थी। मगर हमारे पास जो बेसिक काम था हमने उसको खाली यूटिलाइज करना था। क्लियर है मेरा बेटा। एग्जैक्टली बेटा 36 आएगा, 12 × 3 आपका 36 हो जाएगा ना। 10 माइनस 36 आपके पास क्या हो जाएगा, -26 हो जाएगा। -26 नॉट इक्वल टू +26। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारे पास, ये इक्वेशन वाला हमारा करेक्ट आंसर आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बेटा। इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। बेटा एनईडी के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि एनईडी का लेवल इससे बहुत हल्का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनईडी के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। ये क्वेश्चंस फास्ट साइड पे आपको मिल सकते हैं, नस साइड पे मिल सकते हैं, यूटी लोअर साइड पे बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, और डिफरेंट अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको बहुत मिल सकते हैं। एनईडी यूजुअली इस लेवल के ऊपर क्वेश्चन इतना हिट करके नहीं पूछती, क्योंकि ये आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें फेडरल कॉन्सेप्ट भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर है बेटा। अच्छा, लास्ट के अंदर इस क्वेश्चन को जल्दी से करने की शॉर्ट ट्रिक मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के ऊपर करने का तरीका, ऑब्वियसली आपको, अगर आपने बात नोट करी हो तो आपको फाइंड क्या करना था, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सही है ना। आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और आपको जाहिर सी बात है, ये बात बताई भी है कि उस पर्टिकुलर जो टेंजेंट की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करने के लिए उसी लाइन के ऊपर दूर कहीं एक पॉइंट मौजूद है। अरे तो अल्लाह के बंदो, जाहिर सी बात है, आपको आंसर्स के अंदर 4 इक्वेशंस भी दी गई होंगी। ऑप्शन ए में भी इक्वेशन होगी, ऑप्शन सी बी में भी इक्वेशन होगी, ऑप्शन सी में बोथ ऑफ दीज था, और ऑप्शन डी में क्या था, नन ऑफ दीज। तो आपको साथ में वो पॉइंट भी तो दिया हुआ है जो उसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप बारी बारी अगर उस पॉइंट को उठा के डाल दो तो आपको करेक्ट आंसर वैसे भी मिल सकता था। तो मैंने ओरिजिनल मेथड तो आपको करवा दिया, मगर इसकी ट्रिक ऑब्वियसली हम यूज कर सकते हैं कि हम हिट एंड ट्राई मेथड यूज करें। हिट एंड ट्राई मेथड मेरा बड़ा एक फेमस मेथड मैं कह सकता हूँ, होता है बताने का बच्चे को, बट यूजुअली वो मैं आखिर साइड में बताता हूँ। आपको ओरिजिनल मेथड भी आना चाहिए, आपको हिट एंड ट्राई मेथड भी आना चाहिए। हिट एंड ट्राई मेथड जब कभी डूबती नैया का सहारा चाहिए होता है तो हिट एंड ट्राई मेथड हम लगा सकते हैं वहां पे। मेरा बेटा हिट एंड ट्राई मेथड के ऊपर ये क्वेश्चन आप विद इन 2 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हिट एंड ट्राई मेथड आपसे सिंपल सी बात करता है, थोड़ी सी अकल यूज करो। कि भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है उसी पॉइंट से जो कहीं ना कहीं उसी लाइन पे लाई करता है, तो बेटा बचपन से एक बात पढ़ाई जाती है, अगर किसी इक्वेशन के ऊपर, किसी फिगर के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो ये बात लाजिम है कि उसकी इक्वेशन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस मेरा बेटा, कोई ना कोई एक इक्वेशन तो होगी जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही होगी, तो आप विद इन सेकंड इसको सॉल्व कर सकते हो। और बिल्कुल ये क्वेश्चन दूसरी यूनिवर्सिटीज में पूछा जा सकता है। कोई भी यूनिवर्सिटी बेटा अपना एप्टीट्यूड का सिलेबस डिफाइन नहीं करती, ऑलवेज रिमेंबर दिस। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तो नस्ट का एक पेपर हो सकता है बहुत मुश्किल आ जाए, नस्ट का एक पेपर बहुत आसान आ जाए। सेम गोज फॉर दी एनईडी, एनईडी का एक पेपर बहुत आसान आ सकता है, एक पेपर बहुत मुश्किल आ सकता है। तो कभी भी हल्की की तैयारी मत किया करो। जो टीचर क्लास में करवाए, चाहे वो नस्ट का क्वेश्चन है चाहे वो एनईडी का क्वेश्चन है, यू हैव टू प्रैक्टिस। क्योंकि कोई रीजन है कि एक टीचर आपको करवा रहा है। मैं हमेशा अपने फिजिकल वजह नहीं बच्चों को समझाता हूँ, जो बच्चा सिर्फ एनईडी की तैयारी कर रहा होता है, कि बेटा आपने दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करने, तभी अगर आप अच्छी मैथ्स की प्रैक्टिस करके जाओगे तभी आपकी अच्छी तैयारी आएगी। क्लियर है मेरा बेटा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा हिट एंड ट्राई मेथड के ऊपर। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या चीज थी, पहले मुझे क्वेश्चन देखना।
दूसरी बात है कि वो बच्चे जो मुझसे प्रैक्टिस मटेरियल का पूछ रहे थे, मेरा बेटा प्रैक्टिस मटेरियल मैंने अगेन आपसे कहा मैं कोई डिफाइन नहीं करता, मैं हमेशा कहता हूँ अनीस हुसैन पहले सॉल्व कर लो, अनीस हुसैन की किताब पूरी बैठ के सॉल्व कर लो, उसमें बेसिकली फेडरल क्वेश्चंस भी होंगे, जब उससे आपका दिमाग खुलेगा मेरा बेटा। एनईडी के लिए कोई सस्ती शोहरती किताब मत लेना, कोई सस्ती शोहरती किताब एनईडी के लिए सॉल्व करना मत स्टार्ट कर देना बेटा। एनईडी के टेस्ट के अंदर जितने बच्चों ने टॉप किए हैं ना, मैं उनको बहुत पर्सनली जानता होता हूँ, उनमें से कईयों को मैंने पढ़ाया है, पर्सनली टीच करा है, जाके कम्युनिटी सेक्शन पे चेक कर लेना यूट्यूब के। मेरा बेटा उन सब में एक बात कॉमन थी, मेरी एक बात पे अमल करते थे, अनीस हुसैन लाजमी बैठ के सॉल्व करो। यार मैं अनीस हुसैन का कोई एम्बेसडर नहीं हूँ, बट उनकी किताब के अंदर अच्छे एमसीक्यूज हैं जो सिंध बोर्ड के लेवल के ऊपर हैं, और फेडरल के लेवल के एमसीक्यूज भी मिलाए हुए, नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा है। हाँ, अगर आप नस की तैयारी करो तो अनीस हुसैन पहले जल्दी से सॉल्व करो, उसके बाद फिर किप्स के ऊपर जाओ, उसके बाद ओईटीपी के ऊपर जाओ, उसके बाद फिर आप स्टार्स एकेडमी की किताबें आती हैं, स्टेप्स एकेडमी की किताबें आती हैं, उनको बैठ के सॉल्व करो। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स अगर नस की तैयारी कर रहे हो, बट अगर आप एनईडी की तैयारी करो तो एटलीस्ट आप अनीस हुसैन को बैठ के सॉल्व करो, इसको हमेशा रिकमेंड करूंगा। मेरा प्रैक्टिस मटेरियल है, उसको बैठ के भी सॉल्व कर लो, वो एनईडी लेवल के ऊपर ही बना हुआ है, तो बट उन दोनों को बैठ के सॉल्व करो। अनीस हुसैन को लाजमी सॉल्व करो बेटा, जब तक आप इस अच्छी चीज को, मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे आपका दिमाग नहीं खुलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप सिर्फ वो 2-2 रुपए वाले क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर अगर आपका मुश्किल आ जाए तो आप उसको काउंटर कर सको। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ बेटा, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना पेपर पैटर्न कभी डिफाइन नहीं करती। आईबीए आज से पहले तक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं पूछता था, ये बात बड़ी आसान लोगों को हैरत डाल देती है। आईबी ने 2021 के पेपर में, आपको पता है कौन सी इंटीग्रेशन पूछी है? आईबी ने 2021 के पेपर के अंदर टेलर्स मेथड पूछा है। टेलर्स मेथड आप में से बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे बेटा, आपने अपनी जिंदगी में टेलर स्विफ्ट का नाम सुना होगा जो गाने गाती है, आपने टेलर्स मेथड नहीं पढ़ा अभी तक इंटीग्रेशन में, सिर्फ फेडरल के बच्चे पढ़ते हैं उसको, पंजाब बोर्ड का बच्चा पढ़ता है। आईबीए ने अपने 2021 के राउंड 2 के अंदर टेलर्स मेथड की इंटीग्रेशन पूछी हुई थी, बच्चे सर पकड़ के बैठ गए, टेलर्स मेथड कैसे आ जाएगा? बेटा टेलर्स मेथड यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर सिंध में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे इंटर लेवल के ऊपर नहीं मौजूद। फेडरल बोर्ड में यस इंटर लेवल के ऊपर है, यस फेडरल बोर्ड के अंदर हमारे पास पंजाब बोर्ड में मौजूद है इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पे नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है, कोई यूनिवर्सिटी में पेपर पैटर्न डिसाइड नहीं करती, तो अगर आप 2-2 रुपए वाले क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, डोंट एक्सपेक्ट आपके अच्छे नंबर आएंगे। प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट और होप फॉर दी बेस्ट, एक बड़ी मशहूर कोटेशन है। तो भाई अच्छी चीज की तैयारी करो, खराब चीज की से तैयारी मत करो। पेपर कुछ भी आ सकता है आपका, चाहे वो एनईडी ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरान ही क्यों ना हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सेम गोज फॉर दी नस्ट, यार नस्ट का पेपर आसान भी आता है, मुश्किल भी आता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लक एज वेल। तो अपनी तैयारी है मुश्किल से मुश्किल करो। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात, कोई मसला? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होना चाहिए आपके लिए, पास्ट पेपर से लेकर बेहतरीन क्वेश्चन। आपके पास तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन है आपको सर्कल के ऊपर, आपसे कहा जा रहा है सेंटर और रेडियस की वैल्यू बताओ क्या होगी। हाँ भाई, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बहुत मजे का क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है कि बताओ एक पर्टिकुलर सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका सेंटर या रेडियस क्या होगा। अब आप में से बहुत से बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करें, सर ये तो बहुत मुश्किल चीज आ गई, सर ये तो इतनी मुश्किल चीज आ गई, कैसे सॉल्व करेंगे? आसान सी बात है, क्वेश्चन को पहले समझो। तो मैंने आपके आसानी के लिए क्वेश्चन की डायग्राम बना दी, एक अगेन नस्ट और एनईडी के पास्ट पेपर से लेकर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द सेंटर और रेडियस। तो भाई देखो, हमने सिंपल तरीके से अपनी मर्जी से 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर लिए। भाई मैंने जो 3 पॉइंट सपोज करे वो कौन कौन से करे? भाई मुझे एक पॉइंट गिवन था 2, -1, एक गिवन था 4, -1। इट सिंपली मीन्स कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैंने उनको ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में बना दी उन 2 पॉइंट्स को। और एक पॉइंट में चूंकि दोनों पॉजिटिव थे तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, जहां पे आपके पास x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कुछ बन गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सेंटर और रेडियस निकालना चाहता हूं, तो भाई बहुत ही आसान तरीका। क्या आसान तरीका है? मेरे पास जो मिड पॉइंट होगा, जाहिर सी बात है वो सेंटर होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। अगर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ गिवन है, एक पॉइंट यहाँ गिवन है, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का मिड पॉइंट निकाल लूं, तो वो जो मिड पॉइंट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, वो मेरा सेंटर का पॉइंट होगा। तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम लोग सिंपल तरीके से इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, सबसे पहले जो सेंटर का एमसीक्यूज है वो कैसे निकाला हम लोगों ने, कि भाई देखो मुझे 3 पॉइंट सर्कल पे गिवन है ना, तो मैंने सबसे पहले उनकी पोजीशंस को डिफाइन कर दिया। पोजीशंस को बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हो आप एक्स और वाई की वैल्यूज को देख के। अब आपको देखो फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना है मिड, आपको सेंटर। सेंटर क्या होगा? जाहिर सी बात है सेंटर के दरमियान का पॉइंट होगा दोनों के, जो कि ऑब्वियसली इस कंडीशन में क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में मालूम है, आसान सा फॉर्मूला होता है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए क्या होता है मेरा बेटा, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल मिड पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने ये फॉर्मूला, इससे हम सेंटर निकाल लेंगे। तो ये x1 y1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सिंपल तरीके से हमारे पास सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। अब रेडियस क्या होता है, हमें दूसरी चीज इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस फाइंड करनी थी। भाई रेडियस क्या होता है?
जब मेरे पास सेंटर के पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3,1 आ रही है। तो भाई रेडियस क्या होता है, रेडियस सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का डिस्टेंस होता है, सही है ना। तो सिंपल तरीके से फिर रेडियस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से वैल्यूज को यहाँ पे डालेंगे हम लोग और सिंपल तरीके से हमारे पास डिस्टेंस यानी कि रेडियस की वैल्यू आ जाएगी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, जो कि 20 यूनिट्स आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग खुद से करेंगे, मैंने प्रॉपर मेथड बता दिया आप लोगों को, पास्ट पेपर से लिएगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन और आप इजीली इसको फिर सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई मसला इस क्वेश्चन? अच्छा, तो अगर यहाँ तक की बात आपको क्लियर होती है तो हम इसी पर्टिकुलर चीज को फिर यहाँ पे हम एंड कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास क्या एंड हो जाएगा, इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे ऑब्वियसली इस टॉपिक को। जो हमारे पास पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, या हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, या एलिप्स की, जो ऑब्वियसली हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल डिस्कस दिस थिंग। सो यहाँ पे हमारा फाइनली कॉनिक सेक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड होता है जिसका नाम है सर्कल्स। तो सर्कल्स को हमने फाइनली ना सिर्फ आज समझा, खत्म किया, बल्कि उसके पास पेपर बेस्ड क्वेश्चन के लेक्चर भी एंड किए, जिसके अंदर हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस और प्लस इसके किस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं उन सबको सॉल्व किया, उन सबको देखा। और जो लास्ट क्वेश्चन था मेरी तरफ से आपको होमवर्क है कि आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने उसकी पूरा पैटर्न आपको समझा चुका हूँ, आपने सॉल्व इसको खुद से करना है बेटा। क्लियर है? यहाँ पे इस लेक्चर को फिर हम लोग एंड कर सकते हैं। फरमाइए बेटा बाकी लोग क्या कह रहे हो।